अच्छा रोल लेने के लिए, लीड रोल लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यहाँ पे? मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे ऐसे नामवर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह की जरा सी बात की है ना, उनको भरे मजमे में थप्पड़ पड़े हैं। शोबिज़ में आने के लिए, ड्रामा करने के लिए फ़िल्म, क्वालिफ़िकेशन कित क्या होनी चाहिए? ग्लैमर 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 एक जिन बन के निगल गया हमारा आर्ट, हमारा कल्चर। हमारी वो कहानियां बनने लग गई जिनकी जड़ें हमारी जमीन में नहीं है, पड़ोसी मुल्क में। शोबिज़ में डबल फेस्ड लोग हैं। वो दोस्त बनाए जिसका शोबिस से ताल्लुक ना हो। क्या प्रोडक्शन हाउसेस किसी ड्रामे, किसी फ़िल्म की नाकामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या इल्ज़ाम एक्टर पे डाल देते हैं? आर्टिस्ट एक बार मरता है, ये उसको बार बार मारते हैं, बार बार जिंदा करते हैं, बार बार मारते हैं जब तक वो पूरा बिक ना जाए। ये हाजिर का सबसे महंगा अदाकार जो बहुत भारी भरकम मुआवजा लेता है। फिल्म इंडस्ट्री के पास एक हीरो था, शान। जो ही प्रोग्राम चलता है ना, अब मुझे थ्रेट करने लगे हैं, पीका एक्ट की धमकी देते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए वकील को करने की बात करते हैं कि अब अगर हमारी फैमिली से मुताल्लिक आपके पॉडकास्ट में हमारे अब्बा ने कोई बात की तो मुकदमा आप पे होगा। मैं दिल की तकलीफ की बात कर रहा हूं, शदीद तकलीफ की बात कर रहा हूं। और मेरे इन लफ्जों पे गौर कीजिए कि जब उनके बेटे ने ये कहा ना कि हम अपने बाप को पैसे भेजते रहे, उनकी रसीदें मौजूद हैं। क्या मेरी औलाद मुझे कोई चीज़, मतलब कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन, कोई चीज़ वो करती है तो वो रसीद रखेगी और मुझे कहेगी कि आप नहीं मानते तो ये रसीदें हमारे पास। औलाद कहेगी। यार कौन सी माँ है जिसको बुढ़ापे में, तन्हाई में सिर्फ ये चाहिए कि मेरे बच्चे बाहर बैठे हुए सिर्फ पैसे भेज दें और मैं उन पैसों को, माँ पैसे खाएगी, क्या करेगी माँ? आपने तो उसको तन्हा कर दिया। किसी को घर मिला हिस्से में, हाय। किसी के यहाँ दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं इसलिए एक बात कहता हूँ रेहान से, मैं आज में नहीं, मैं गुजरे कल में रहता हूँ जहां मेरी माँ थी, बाप। यहाँ पे जो आर्टिस्ट है उसको उसके मुआवजे की अदायगी में 6-6 महीने, 7-7 महीने, इवन साल लग जाता है। और जब हम पैसे मांगते हैं तो यूँ लगता है जैसे भिखारी बन के मांग रहे हैं। अपने पैसे मांगने के लिए आपको बिजली का बिल या बच्चों की फीस या घर का खर्चा, ये 3 लफ्ज बार बार कह के अपने पैसे, अपनी मेहनत के पैसे, अपने पैसे लेने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कौन सा प्रोडक्शन हाउस है शाहजी जिसको आप चाहते हैं आपके बस में, आपके इसको बंद होना चाहिए फौरी तौर पे? ये क्या कर रहा है? ये एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों को। काम कराते हैं, दीनी तौर पे भी ठीक नहीं है। मजदूर की उजरत उसके पसीना खुश्क होने से पहले मिल जानी चाहिए। आप जब बंद करने पे आएंगे तो फिर आप सिर्फ पॉडकास्ट चलाएंगे। हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस ऑन 24+। मेरे इस पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत की तरफ आने से पहले एक शेर जो मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहा है कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। जहां तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां तक पहुंचेगी। वो बताए ना तो और बात है, लेकिन उनको जाके यहां लगी है और कुछ को तो यहां लगी होगी कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। द पर्सन सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज अ लिविंग लेजेंड। लिविंग लेजेंड। ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। इट्स बिन 48 ईयर्स। मार्च 1977, मुल्तान, रेडियो पाकिस्तान, एक खूबसूरत सदा बुलंद होती है और 48 साल का रिश्ता जो रेडियो पाकिस्तान से है वो कायम रहता है। रेडियो, टीवी, फिल्म, थिएटर, उर्दू ही नहीं, पर्शियन में भी, अंग्रेजी में भी। सिर्फ अदाकार नहीं, हिदायतकार भी, लिखारी भी। कम से कम 16 ड्रामे इन्होंने लिखे हैं। एक्टर, बाकमाल एक्टर। ड्रामा सीरियल दश्त तो आपने देखा होगा, नामवर ड्रामा दश्त। फिर उसके बाद मैं अगर गिनवाने लगूं तो शायद इस पॉडकास्ट का वक्त कम पड़ जाएगा। वो सावन हो, सस्सी हो, बेटी हो, शरबती हो, दिसंबर हो, जंजीर हो, दूसरा आसमान हो, खुदा और मोहब्बत हो, रिकॉर्ड तोड़।
इनका ये फ़न था कि फ़नून लतीफ़ा में इनकी खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। आवाज़ मैं सुन रहा हूँ। किसी ने कहा गुमार बोल रहा हो तो गौर से सुनिए, हमारे यार में हिंदुस्तान बोलता है तो इनमें पाकिस्तान बोलता है। नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मगर मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। मेरे सामने इस वक्त जो शख्सियत बैठी हुई है, मैं बड़े अदब से, क्योंकि ज़ाहिर है यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज सुखन पहुंचा है, पाँव दाबे हैं, बुजुर्गों के तो फ़न पहुंचा है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अदब से मैं जाऊंगा सैयद मोहसिन अली गिलानी साहब की तरफ। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हुजूर मिजाज गिरामी बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने एक अच्छे अंदाज से बड़ी खूबसूरत बात करते हुए वो चर्बी और घी वाली और समझाया भी सही और बहुत अच्छे लफ्ज़ों से मेरा तारुफ़ करवाया। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी। इससे कहीं अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, ये तो कुछ भी नहीं सर। बहुत शुक्रिया। सर हम पॉडकास्ट में हैं और मुझे पता चला दिस इज़ योर फर्स्ट पॉडकास्ट। जी, इत्तेफ़ाक से पहली बार, क्योंकि ऐसा जब भी मौका आया, दोस्तों ने कहा, लोगों ने कहा, तो मैं उन्हें ये कहता था कि मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, मैं सारी ज़िंदगी ब्रॉडकास्ट रेडियो पाकिस्तान से मैं ऑन एयर जाता रहा हूँ। तो ये ब्रॉडकास्ट के नाम को पॉडकास्ट बनाया गया, लेकिन ये एक जदीद नाम है जिसमें अब आप उसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये जो खूबसूरत इजाफा हुआ है, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि किसी खूबसूरत आदमी और खूबसूरत लोगों के साथ बैठकर एक ऐसी महफिल लगे जो देखने वालों को, सुनने वालों को भी याद रहे और आज हम दिल की सारी बातें कह दें आपके वाह प्रोग्राम में। वाह, वी आर सो ऑनर्ड सर, वी आर सो ऑनर्ड। अब क्योंकि ज़ाहिर है आप सामने तशरीफ़ फरमा है, आपकी ज़िंदगी के 48 सालों की परतें खोलते चले जाएंगे तो शायद ऐसे कई पॉडकास्ट गुजर जाएंगे। बहुत। आपकी इजाज़त हो तो हम एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट सेट जी, कर लें, जी, आपके लिए, मेरे लिए और फिर हमारे देखने वालों के लिए। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पढ़कर आपकी गोशगुजार कर देता हूँ, जी। ताकि आपको भी, मुझे भी और हमारे देखने और सुनने वालों को भी समझ आ जाए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। एक तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, ज़ाहिर है 2 इंतहाई अलमनाक दास्तानें रकम हुईं। वो पहले आयशा खान साहिबा चली गईं, जी। आपकी कलीग थीं, आपने उनके साथ काम जी, किया। मैंने किया और मैं उनके बारे में ज़रूर कुछ कहूँ। कहेंगे बिल्कुल। हुमैरा असगर कंटेम्परेरी आर्टिस्ट थी, जी, नौजवानी में चली गईं, बहुत दुःख है, जी, बहुत दुःख है। ज़ाहिर है उनकी फैमिली जहाँ रंजीदा है, वहीं पूरी इंडस्ट्री भी रंजीदा है। जी, उसके बाद मोहम्मद अहमद साहब एक सीनियर आर्टिस्ट हैं। उन्होंने एक और बीड़ा कर्ब दुःख बयान किया है। किस अंदाज़ में? वो ये कहते हैं कि अदायगी का मामला कभी एक शजरे ममनूआ समझा जाता था। इस पे बात करना इंतहाई गैर मुनासिब था। लेकिन अब क्योंकि लोग बात करने लगे हैं तो मैं बात करता हूँ। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट है उसको उसके मुआवज़े की अदायगी में 6-6 महीने, 7-7 महीने, इवन साल लग जाता है। और जब हम पैसे माँगते हैं तो यूँ लगता है जैसे भिखारी बन के माँग रहा है। यानी ऐसे दस्ते सवाल दराज़ किया हुआ है, भाई इंसान साढ़े पैसे दे दो। दिस लुक्स वेरी ऑकवर्ड जब उनके मुँह से ये बात सुनी। फिर यासिर हुसैन साहब, मैं सुना देता हूँ क्या लिख रहे हैं। वो कहते हैं जो लड़की इस दुनिया से जा चुकी, हुमैरा असगर की बात कर रहे हैं। जी, जी। जो लड़की इस दुनिया से जा चुकी उसके लिए दुआ करें और मोहम्मद अहमद साहब जैसे लेजेंड एक्टर जो ज़िंदा हैं, इनके लिए बात करें। कोई कानून बनाएँ, कोई ख़याल करें, पेमेंट्स टाइम पे करें, लोग खुश रहेंगे। फिर ये कोमल अज़ीज़ खान साहिबा हैं, वो कहती हैं दिस इज़ ट्रू एंड सो हार्ट ब्रेकिंग, जो मोहम्मद अहमद साहब ने कहा। फिर अहमद भट्ट साहब लिखते हैं कि लेट पेमेंट इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, प्रोडक्शन हाउसेस, टेलीविजन चैनल्स एंड कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स all have a 60 to 90 days payment clause, and that too is hardly ever met. There are a rare few people who will pay you on time, otherwise everyone will make sure that you have to beg for your money, and that too in installments. फिर निम्रा खान साहबा लिखती हैं सो ट्रू, यानी बहुत से लोग इससे इत्तफाक कर रहे हैं। फिर फैसल कुरैशी साहब ने लिखा कि भी अगर किसी को, खैर इस पे बहुत बात हमें करनी है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ विद यू सर, सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा आपको समझ आ गया क्या है? हमने इस पे बात, हमने जी। इंडस्ट्री की इन तल्ख़ हकीकतों, मसाइल, प्रॉब्लम्स, परेशानियों, ज़ाहिर है आप भी इससे गुज़रे होंगे। ये नहीं हो सकता कि बगैर मुश्किल के साथ हम भी आसानी। मुतासरीन में शामिल हाँ, हैं, मुदाज़िर। लेकिन एक ऐसा इदारा है जिसका ज़िक्र अगर ना किया जाए तो
ये बहुत बड़ी गलती होगी। मैं उस इदारे का नाम लेना चाहता हूँ, वो है अब्दुल्ला कादवानी साहब का इदारा। ठीक है। शहजाद कुरैशी साहब हैं, वो है सेवंथ्स का। बरसों का मेरा साथ है उस इदारे के साथ, और जिसने उस इदारे में काम किया है, शायद ही उनमें से कोई एक आध कहे कि जी ऐसी बात है या मुझे ज़रूरत है। हमेशा अकाउंटेंट का फ़ोन आता है, सर आपका चेक तैयार है और ऑफिस से आके ले लीजिए। मैं या मेरे जैसे जो लाहौर या दूसरे शहरों में, हम अकाउंट नंबर भेजते हैं और लाइन प्रोड्यूसर या प्रोजेक्ट हेड वो चेक हमारा जमा करवा देता है। कभी फ़ोन नहीं करना पड़ता। जो एक अच्छा इदारा है उसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए, और बाकी ऐसे इदारे हैं जहाँ पे हमारे भी लाखों पड़े हैं, फंसे हुए हैं अभी। जी जी, वो बस फंस के गए, मर गए, समझे, वो मर गए, मैं ये समझता हूँ। और बाकी अहमद साहब बड़े मोतबर आदमी, जब ऐसे मोतबर आदमी ये बात करते हैं तो वो अपनी मतलब बर्दाश्त के आखिरी नुक्ते पे जाके मोतबर आदमी बात करता है, वरना ये वो लोग नहीं हैं जो शुरू में ही कहना शुरू कर दें कि यार वो पैसे चाहिए थे। अब मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी हस्ती जो इस दुनिया में नहीं है, हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, उनका नाम है जावेद फाजिल। फिर कराची में चले गए और उन्होंने बहुत यादगार ड्रामे दिए। उनका जुमला मैं पेश कर रहा हूँ कि अपने पैसे मांगने के लिए आपको बिजली का बिल या बच्चों की फीस या घर का खर्चा, ये 3 लफ्ज बार बार कह के अपने पैसे, अपनी मेहनत के पैसे, अपने पैसे लेने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैंने उन्हीं के लफ्ज आपके सामने रखे। शायद लोग भूल गए होंगे, जावेद फाजिल कराची इसी अपार्टमेंट में रह रहे। उनकी ये किस्मत समझे कि शूटिंग करके आए, रात सोए, सुबह शूटिंग कर जाना था, उन्होंने सेट पे नहीं पहुंच सके। शूटिंग वाले कह रहे हैं अच्छा भाई डायरेक्टर है, लेट आएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वक्त गुजरता गया, टाइम गुजर गया, पता करो अता करो, गेस्ट हाउस या अपार्टमेंट जहाँ भी रहते थे उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी वो आए नहीं, उन्होंने नाश्ता भी नहीं मांगा, शायद सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं। अरे भाई क्या इतनी देर, क्या हो गया? शूटिंग रुक, प्रोड्यूसर को शूटिंग रुकी हुई है, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? ये नहीं, उनको फिक्र होती है शूटिंग रुकी हुई है, आर्टिस्ट बैठे हुए, टाइम निकल गया, शिफ्ट निकल गई। जिस घर में आपने शूटिंग करनी है वहां भी शिफ्ट है, तो उस चक्कर में जब आप भाग दौड़ करते हैं, जाते हैं, गेट तोड़ते हैं, तो एक शख्स मरा पड़ा है, वो जावेद फाजिल है। शायद लोग भूल चुके हैं, बहुत बड़ा नाम। अदाकारा निशो साहिबा हमारे पास थी, उनसे बहुत बात हुई जावेद फाजिल अच्छा। साहब से मुताल्लिक। जाहिर है एक उन्होंने background जिक्र भी है। किया। हाँ, जिक्र भी किया, और जाहिर है बैकग्राउंड है उनका ये सब। हाँ, तो वो एस सुलेमान साहब, संतोष कुमार साहब के जो भाई थे, एस सुलेमान साहब, ये उनके शागिर्द थे। फिर आगे सैयद नूर और दूसरे सारे इनके साथ चलते रहे। इतना बड़ा नाम वो इस तरीके से, तो वो शूटिंग लेट होने की वजह से ज़रा जल्दी पड़ गई, तो दरवाज़ा तोड़ा गया, तो देखा गया तो वो मर चुके थे। तो इस तरह से होता है। अब मैं आयशा खान साहिबा की बात करूँ, आपा आयशा खान। बहुत लोग कह रहे थे कि आप बात करें, मैंने कहा कि ये बात इस वक्त और तरह से घूम रही है, मेरी बात को कोई समझेगा नहीं। एक हस्ती का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए ना, जहाँ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वहाँ पॉजिटिव चीज़ का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। एक ड्रामा था, ये 7th का ड्रामा था, और हम ड्रामा कर रहे थे, माँ बेटा थे, और मेरी बीवी का कैरेक्टर जो है ना वो नाजली साहिबा कर रही थी, नाजली नसर, बहुत बाकमाल खातून, बहुत लाजवाब आर्टिस्ट। तो वो उनको बेटी बेटी कहती थी कि तू मेरी बेटी है। अच्छा, जब जिस बात पे वो चिढ़ती थी ना, वो माइक फेंकती थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो डायरेक्टर मुझे कहता था कि गानी साहब आप, क्योंकि मेरा उनके साथ पहला दफ्तर मैंने इस्लामाबाद में किया, पीटीवी का, तारिक मिराज साहब का प्ले था वो, तो उस हिसाब से मेरा उनके साथ कोई 26-27 साल से एक ताल्लुक था। आयशा खान आयशा खान साहब, इसलिए वो मेरी बात मानती थी। मैंने कहा देखें, ये बच्चे जो हैं
ये आपके बारे में सोचेंगे, आप चिड़चिड़ी हो गई हैं, आप बूढ़ी हो गई हैं, आप माइक फेंक देती हैं, ये जगह जगह बात करेंगे तो अच्छा तासुर नहीं बनेगा। आप गुस्सा प्रोडक्शन पे है, गुस्सा खाने की पे है, गुस्सा आपके कपड़े वाले पे है, गुस्सा किसी चीज़ पे है, तो आप इन बच्चों पे ना निकालें आपकी वीडियो में। हाँ तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। फिर उन्होंने माइक लगाना, फिर मुस्कुराना, अच्छा बच्चों माफ़ कर देना। ये बातें कोई नहीं बताएगा कि उन्होंने कहना बच्चों माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, मैं गुस्से में थी, चलो जो सीन शुरू करो और लाजवाब सीन करना। ये जो मैं जिक्र करना चाह रहा था नाज़ली साहिबा का, नाज़ली साहिबा वो फनकारा हैं, जितनी शूटिंग हमने की, जितने दिन हमने काम किया, वो उनके पाँव दबाती थी, उनका सर दबाती थी। आयशा खान साहिबा के। आयशा खान साहबा के नाज़ली, हम्म, नाज़ली साहबा उनका सर दबाती थी, उनके कपड़े तब्दील करवाती थी, उनके कंधे दबाती रहती थी, उनकी खिदमत करती रहती थी। हाँ। और वो मुझे कहती थी और कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं, हाँ। सिर्फ एक सीनियर और जूनियर के एहतराम का ताल्लुक है। तो ये कहता हूँ कि जहाँ आप इतनी नेगेटिव बातें करते हैं वहाँ पॉजिटिव का जिक्र ज़रूर करें, अच्छे लोगों का जिक्र ज़रूर करें, ताकि लोगों तक पहुँचना चाहिए। फिर वो मुझे कहती थी कि देख मोहसिन बेटा, अब तुम गवाह है ना, देख लेना कि मेरी खिदमत की है इसने, बस ये अकेली पड़ी रहती हूँ, बट मैं जब ज़्यादा बीमार पड़ गई ना, मैं नाज़ली को फ़ोन करूँगी, मैं चली जाऊँगी इसके पास। उसने कहा अम्मा, मैंने जैसे अपनी माँ की खिदमत की, मैं तो आपको अपनी माँ समझती हूँ, तो आपका जब दिल चाहे आप मेरे पास आ जाए, मैं आपकी खिदमत करूँगी। ये वो सारे लम्हे हैं जो मेरे सामने गुजरे। फिर वो अकेला रहना पसंद करती थी। देखिए वो क्यों? वो बच्चे मसरूफ़ हो गए, बाहर चले गए, कोई कहाँ कोई कहाँ, ठीक है। बूढ़ी अब बूढ़ी माँ को छोड़ के। जी, अब मैं एक बात ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आप अभी मेरा दोस्त है, मैं क्या कहूँ उसको, उन्होंने उनकी ऑडियो पी कि मुझे फ़लाँ बच्चा इतने पैसे देता है, फ़लाँ इतने। यार कौन-सी माँ है जिसको बुढ़ापे में, तन्हाई में सिर्फ़ ये चाहिए कि मेरे बच्चे बाहर बैठे हुए सिर्फ़ पैसे भेज दें और मैं उन पैसों को, माँ पैसे खाएगी, क्या करेगी माँ? आपने तो उसको तन्हा कर दिया। और मैं जानता हूँ कि उस औरत ने अपने बच्चे कैसे पाले हैं, जब वो ज़िक्र करती है। 26-27 साल का मेरा साथ है उनके साथ। वो इतनी मोहब्बत करती, बच्चों के साथ इतना उन्होंने बहुत, बहुत ज़्यादा बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने किया। और बच्चे जब अपने-अपने घरों के हो जाते हैं ना, अपने-अपने घरों के, तो फिर उनकी फ़िक्र यही होती है कि यार ये भेज दें। मैंने एक ड्रामा किया था, खामोशी। उसमें भी गुल साहिबा मेरी माँ का रोल कर रही थी। मैं इसको जोड़ रहा हूँ, समझने वाले समझ जाएँगे। तो मेरी बीवी जो है ना, वो मुझे बार-बार कहती है, "भई अम्मा को एक रोटी चाहिए।" अब वो मोबाइल भी उनकी ज़रूरत है। अब आप हर बात अपनी माँ से डिस्कस करते हैं। भई मैं बीवी हूँ, आपकी बेटी है, आप कोई भी मशवरा है हमसे करें, आप बार-बार मैं अम्मा से बात करूँ, मैं अम्मा से बात, क्या हो गया अम्मा ना हो गया? अब ये बात बार-बार मेरे ज़हन में बैठ रही है, मेरे कैरेक्टर के ज़हन में कि ये क्या कह रही है? आखिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं माँ से कह देता हूँ कि आपको खाना चाहिए, दवाई चाहिए, आप अपने कमरे में रहें बस, और आपको क्या चाहिए और? तो ये बात माँ को जो रुलाती है कि आज बेटे ने कह दिया, एक बेटा जिसको कैसे पाला, उस बेटे ने कह दिया कि आपको क्या चाहिए? दवाई, रोटी, बस। ये मोबाइल-शोबाइल आपको नहीं चाहिए, आप इसकी फ़िक्र ना करें। आखिर एक वक़्त आता है, बेटी की शादी का इश्यू होता है, तो माँ इख्तिलाफ़ करती है कि यहाँ मत करो। बीवी चाहती है वहाँ हो। अब बीवी अपनी सास को, मतलब मेरे कैरेक्टर की माँ को रास्ते से हटाने के लिए वो बार-बार शौहर के कान में एक बात डालती रहती है कि जब तक शादी नहीं होती अम्मा को कहीं छोड़ आओ, जब तक शादी नहीं होती अम्मा को कहीं भेज दो। एंड क्या हुआ कि मैं अपनी माँ से कहता हूँ, मैं आपको कुछ दिनों के लिए कहीं लेके जा रहा हूँ, उनका सामान रखता हूँ गाड़ी में और ओल्ड होम में छोड़ने जाता हूँ। अब वहाँ पे छोड़ा तो मैं कहता हूँ मैं आपको आके जल्द ले जाऊँगा। जब शूटिंग हो रही थी तो जब वो मुझसे लिपट के माँ रोती है, हाथ जोड़ती है, रोती है, कहती मैं तो तेरे बगैर, तेरी शक्ल देखे बगैर नहीं रह सकती। तू मुझे छोड़ के जा रहा है यहाँ इन अजनबी लोगों में, तू कैसा बेटा है मेरा, तू क्यों छोड़ के जा रहा है मुझे? तो मैंने, वो इलियास कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे, मैंने कहा मुझसे सीन नहीं हो रहा, मैंने छोड़, बैठ गया।
कुछ अर्सा पहले मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था। मैं वालदा के साथ बहुत अटैच, छोटा हूँ अपनी फैमिली में, तो मैंने कहा मुझसे सीन नहीं हो रहा। तो बीगुल साहिबा, उन्होंने कहा कि इलियास, मोहसिन को टाइम दो, क्योंकि अगर इसकी आंख में आंसू रहे ना तो फिर आपका सीन नहीं हो सकेगा। मुझे 2 घंटे दिए गए उस सीन के लिए। मैं पानी पीता रहा, बातें करता रहा, गप्पे, फिर वो सीन किया। फिर वो माँ जब लिपट के इल्तिजाएं कर रही थी और मैं पत्थर बना सब सुन रहा था। ये मेरा पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो बेटे अपनी माँओं के परवाह नहीं करते। मेरा पैगाम है इस हवाले से, इस सीन को सुनाने से, जो पैसे दे के ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मेरा पैगाम है उन माँओं से कि बस अल्लाह पे भरोसा करें और ऐसी औलाद के लिए हमेशा बस दुआ ही करते रहें। माँ ने दुआ ही करते रहना है और दुआ करते चले जाना। मैं इस दर्द को इसलिए समझ सकता हूँ कि मैं माँ से दूर था। मेरी माँ बीमार होती थी, मैं फ़ौरन फ़्लाइट कराची से पकड़ता, कभी लाहौर की, कभी बहावलपुर की, कभी मुल्तान की फ़्लाइट मिलती थी, मैं आ जाता था। आखिरी दिन था उनका, मैं पहुंचा, सब भाइयों ने कहा, उन्होंने कहा मेरा बेटा आ गया, आप लोग जाओ। इस्लामाबाद वाला भाई इस्लामाबाद चला गया, बाकी सब मसरूफ़ हो गए। मैं अब अपना अम्मा के साथ बैठा, बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और शब बारात का दिन, अम्मा मेरी बातें कर रही, और हम बातें करते करते, गप्पे करते करते तबीयत ख़राब हुई। मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा, भाग दौड़ शुरू हो गई। अब वो शब बारात आ रही, उसकी वो तैयारियां कर रही थी कि मैंने अपने घर जाना। मैंने कहा अम्मा, डॉक्टर ने अभी आपको जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सराकी में कहा, इन डॉक्टर को मोए को क्या पता, इसे क्या पता कि ये रात मेरे अपने घर की है, मैंने घर जाना है। अब ना ये मैं समझ सका, ना डॉक्टर समझ सका वो किस घर की बात कर रही। बस तैयारी हुई उनका, तो मैं उस वक्त एक हाथ, दायां हाथ वालदा की सर के नीचे था और बायां हाथ मेरी अम्मा के दिल पे था, और आंखें उनके मेरे चेहरे पे थी, क्योंकि मैं झुका हुआ था, उनको देख रहा था, वो मुझे देख रही थी, और उसी दौरान रूह परवास। अब बताएं कौन सा बेटा उस माँ को, जो छोटा हो, माँ के साथ रहता हो, बहुत लाडला हो, आंखें बंद कैसे करेंगे? किस हिम्मत से करेंगे आंखें बंद? अब वो आंखें जब बंद की हैं, जो मुझे ही देख रही थी, तो उस तकलीफ से जब मैं गुजरा और ये सीन मुझे करना पड़ गया, तो मेरा ये सबसे ये बात है कि किसी को घर मिला हिस्से में, हाय, किसी के यहाँ दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं इसलिए एक बात कहता हूँ रियान साहब, मैं आज में नहीं, मैं गुजरे कल में रहता हूँ, जहां मेरी माँ थी, बाप था, मेरा जवान भतीजा, मेरी बेटी। मैं आज में नहीं, गुजरे कल में रहता हूँ। वो घर जहां मैं पैदा हुआ, वो घर गिर गया। उसमें मेरा बचपन, मेरी हंसी, मेरी लोरियां, मेरी चीखें, मेरा रोना, सब मलबे तले दब गया। मैं आज में नहीं, मैं गुजरे कल में रहता। जहां मेरी बेटी मुझे कहती थी बाबा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरी लाडली, वो हर तकलीफ में कहती थी बाबा, और उसकी हर दुआ में पहला लफ्ज था बाबा। अब वो नहीं तो मैं कहता हूं, मेरे लिए दुआ कौन करेगा, कहेगा बाबा। बस मैं आज में नहीं, गुजरे कल में रहता। मैं पिछले कल से जुड़ा हुआ, आने वाला कल क्या है, आज क्या है, मैं आपके सामने बैठा हूं, लेकिन मैं गुजरे कल से जुड़ा हुआ। मैं ही 6 फुट का बंदा आपसे बैठ के बात कर रहा है, मैं दुखों से लदा हुआ हूं। और ये एहसास के रिश्ते हैं शाह जी, और ये रिश्तों की डोरी है जिससे बंधे हुए हैं। जी, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, पता नहीं, मुझे कहना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि किसी का नाम ना आए उसमें, लेकिन एक लेजेंड एक्टर हैं हमारे, आप ही की कुर्सी पे यहीं बैठे हुए थे। उनके साथ बहुत सी बातें हुई,
एक नहीं 2 पॉडकास्ट हुए। घर से जैसे भी वो डिस्कनेक्ट है, बच्चों से डिस्कनेक्ट है, अपनी बेगम से डिस्कनेक्ट है, उनके बच्चों के मैसेजेस आते हैं मुझे, कॉल्स आती हैं। जो ही प्रोग्राम चलता है ना, अब मुझे थ्रेट करने लगे हैं, पीका एक्ट की धमकी देते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए वकील को करने की बात करते हैं कि अब अगर हमारी फैमिली से मुतल्लिक आपके पॉडकास्ट में हमारे अब्बा ने कोई बात की तो मुकदमा आप पे होगा। लेकिन अब्बा से मिलते नहीं। आई मीन घर से निकाला हुआ है, जी। दूरी है, धमकियाँ हमें आ रही हैं कि वो ऐसी बात भी क्यों करता है। मैं भी नहीं कर रहा, वो कर रहा है, बाप कर रहा है, अपना दुख, अपना कर्ब, अपनी पीड़ा बयान कर रहा है करने और वो मुकदमे की बात कर रहे हैं। इज इट जस्टिफाइड सर? इज इट जस्टिफाइड? मुझे एक मैं छोटी सी बात करूंगा। उस अजीम फनकार पाकिस्तान का एक ही वो फनकार है, अगर कहें तो मैं नाम ले सकता हूं, क्योंकि उसका नाम लिए बगैर वो बात नहीं बन सकती। मैं फिरदौस जमाल साहब का बहुत एहतराम करता हूं। बहुत बड़ा फनकार पाकिस्तान का, एक ऐसा फनकार जो हमारे पाकिस्तान की पहचान। जब दलीप कुमार साहब यहाँ तशरीफ लाए थे और जनरल ज़ियाउल हक साहब के उस एक तकरीब में, जो प्रेसिडेंट हाउस में जी। होती एक तकरीब, उसमें बहुत सारे फनकार भी शामिल थे। हम्म। तो उन्होंने कहा फिरदौस इधर आओ। फिरदौस को आगे किया, बुलाया, हाथ पकड़ा और दलीप कुमार साहब को कहते हैं ये हमारे पाकिस्तान का दलीप कुमार है, इससे बड़ा एजाज नहीं है किसी के पास कोई ये कहे हमारे पाकिस्तान का दलीप कुमार है। अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खूबियाँ, खामियाँ हर शख्स में होती हैं। देखिए, जो इतना बड़ा फनकार हो ना, हो सकता है कि अपने इतनी बड़ी मसरूफियत में वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ गए हो, मिस कर गए वो सारी। मुझे जो तकलीफ हुई थी एक प्रोग्राम के हवाले से, वो ये हुई थी, मैं दिल की तकलीफ की बात कर रहा हूँ, शदीद तकलीफ की बात कर रहा हूँ, और मेरे इन लफ्ज़ों पे गौर कीजिए कि जब उनके बेटे ने ये कहा ना कि हम अपने बाप को पैसे भेजते रहे, उनकी रसीदें मौजूद हैं। उनका बेटा जो बाहर है उसने ये लफ्ज़, तो उनकी रसीदें मौजूद हैं, कहें तो हम रसीदें दिखा सकते हैं, हम अपने बाप को पैसे भेजते रहे। यार, आपने वो रसीदें रखी हुई जो बाप को पैसे भेजे? क्या था आपके ज़हन में? मुझे ये बात हर सूरत करनी चाहिए थी, यहाँ पे नाम लेके करनी चाहिए थी कि मुझे इस बात की तकलीफ है, मैं बाप हूँ, मेरी औलाद है। क्या मेरी औलाद मुझे कोई चीज़, मतलब कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन, कोई चीज़ वो करती है तो वो रसीद रखेगी और मुझे कहेगी कि आप नहीं मानते तो ये रसीदें हमारे पास? औलाद कहेगी। हालांकि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो मतलब आप तो हक अदा ही नहीं कर ओ सकते। भाई, आपको जिस काबिल किया उस बंदे के लिए आपने रसीदें रखी हुई हैं। मैं मानता हूं फिरदौस भाई के अंदर बहुत सारी खामियां होंगी, बहुत सारी कोताहियां होंगी, इंसान है, बहुत सारी गलतियां होंगी। मैं कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, इंसान है, मुझसे बेपनाह गलतियां हुई, हर इंसान से हो जाती हैं। हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया। देखिए, घरेलू हालात जो उनकी ज़िंदगी के हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है वो कभी मंजर आम पे नहीं आनी चाहिए, ना फिरदौस जमाल साहब की तरफ से, ना उनके बच्चों की तरफ से। उस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। देखिए, कोई बात होती है, मैं अपने बेटे से नाराज़ हूँ, बेटे का आया, हम अपने बाप को मना लेंगे, इतनी हद तक ठीक है। लेकिन ये बहुत गहरी बात है चली गई। एक बात अब मैं इस बात को समेटना चाहता हूँ कि जो मेरे जज्बात थे वो मैंने कह दिए। आपने बात छेड़ी ना, तो वो मैंने कह दिए। एक बात मैं आपका उस तरफ इशारा ले जाना चाहता हूँ, उस तरफ आपका प्रोग्राम ले जाना चाहता हूँ। आजकल की 2-3 कोई बच्चियाँ हैं जो नया हमारा ड्रामा चल रहा है उसके अंदर हैं, छोटी उम्र के बच्चे, कि जी ये बच्चियों के लिए जो शोबिज़ है ये ठीक नहीं है, ये इस काबिल नहीं है, ये बच्चियों के लिए। आप कितने सालों से ये कर रही हैं, ये इसी शोबिज़ में कर रही हैं। अगर मुझे एक चीज़ ठीक नहीं लग रही, मैं कर रहा हूँ और बड़े मज़े से कर रहा हूँ और फैशन से कर रहा हूँ, बन संवर के कर रहा हूँ। किसके लिए बन संवर के कर रहा हूँ?
है ना? तो मुझे छोड़ देना आप चाहिए। बात कर रहे हैं वो जो कंजर की इस्तेलाह इस्तेमाल की गई। नहीं, ये 2-3 यंग बच्चियां हैं, ये हाँ। अभी उनका चल रहे होते, आ रहे होते हैं, ये लोग समझ रहे होंगे ठीक, यार ठीक, वाइफ। ठीक, ठीक। मोर और लेस ऐसी ही बात की गई कि ये बच्चियों के लिए नहीं है, शोबिज़ हाँ शोबिज़ नहीं हाँ, है, तो उनको नहीं उन्होंने कहा ये आता। बच्चियों के ठीक, लिए ये ठीक, ठीक, ठीक ठीक, नहीं है, ये लड़कियों लिए। अरे ठीक। भाई, आपको छोड़ देना चाहिए। आप कितने सालों से काम कर रही हैं, यही काम कर रही हैं। मैं कहता हूँ जिस चीज को अपने बुरा कहना है, आप उस काम को पहले खुद छोड़ें। कहें कि नहीं ये अच्छा नहीं है, अब फिर लोगों को बताएं ये अच्छा नहीं है, हमने इसलिए छोड़ा। हुँ, जी, वहाँ पे कोई अगर हरासा करता है, हाँ क्या करता है, मैंने बहुत सारे लोग, अभी माहम आमिर है, हमारी एक आर्टिस्ट है, उसने बड़े सारे मारा है बंदों को, रोड पे भी मारती, और कुसन पट्टी डरी, वो जड़ी कुड़ी। माहम आमिर नाम याद रहे आपको। माँ, वो हमारे शेख है, मुझे इस वक्त नाम बोल रहा है, उसकी बीवी है, माहम आमिर उसका नाम है। बहुत अच्छी प्यारी बच्ची, बहुत ज़हीन, और उनके वाले साहब का ताल्लुक इधर पंजाब से ही है। अच्छा, फिर कोई भी है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे ऐसे नामवर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह की ज़रा सी बात की है ना, उनको भरे मजमे में थप्पड़ पड़े हैं। ये लफ्ज जो मैंने थप्पड़ कहा है ना, इसकी गूंज बहुत दूर तक जा रही है। नामवर लोग, उनको थप्पड़ पड़े, इसलिए मैंने जरा दबाव दे के। आपका ज़ोर नामवर पे भी जी, है। नामवर लोग, उन्होंने ऐसा क्या किया कि थप्पड़ पड़े? वही जो कहा जाता है कि कोशिश, ओह! गुफ्तगू, कोई जुमला, कोई ऐसी बात, भाई जिसको नागवार गुजरती है वो ये नहीं कहता "हाँ, कोई बात नहीं, चले हमारे नहीं भाई, जिसको कुछ अच्छा नहीं लगता वो थप्पड़ मार देते हैं, बात खत्म। थप्पड़ मारने के लिए भी और नामवर लोगों को थप्पड़ मारने के लिए भी तो जुर्रत चाहिए ना सर? तो जुर्रत, पहले तो उनको जुर्रत इतनी आई कि उन्होंने सोचा कि ये बात आगे की जाए, हाँ। है ना? पहले तो नामवर बंदा पहले अपने आप को नहीं तोलता ना, अपने आप को उस तराजू में नहीं तोलता कि मेरा वजन कितना है। तो पहले अपने आप को तोलना चाहिए, फिर इस तरह। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके बारे में मैं ये कहूंगा कि मैं देखो, आज मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर एक चीज अच्छी नहीं लग रही, मैं उसके लिए माफी मांग। हमारी एक फनकारा ज़ारा अकबर, उसको मैंने मुतारफ़ करा। इस इंडस्ट्री में कम से कम 30 से 35% लोग हैं, थिएटर है, रेडियो है, टीवी है, जिनको मैंने मुतारफ़ करवाया। उन्होंने अपनी कोशिश से नाम बनाया, और अपने दुनिया में वो बहुत बड़े नामवर लोग हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, खुश रखे, नज़र बद से बचाए। नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताइए शाह जी, ये नामवर पे जो आपका ज़ोर है, जी, ये नामवर अदाकारों की बात कर रहे हैं आप, नामवर हिदायतकारों की बात कर रहे हैं? उसमें फ़िल्म हिदायतकार, अदाकार दोनों शामिल हैं। ज़ाहिर है होंगे, सब तो नहीं है, होंगे कुछ ऐसे जो एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर भी आप समझते हैं बच्चियों को आना चाहिए शोबिज़ में? जिन बच्चियों को ये समझ आती है कि ये शोबिज़ ठीक नहीं है, उनको फिर नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक। ज़ाहिर है कि उनको तजुर्बा अच्छा नहीं हुआ होगा, हुँ। ठीक है? अब जिन बच्चियों को ये लगा कि ये ठीक नहीं, ये कैसा है, उन सब बच्चियों ने शोबिज़ छोड़ा। अब वो दर्स दे रही हैं दीन का, उम्रा हज कर चुकी हैं। 4 ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनकी शादियों में मैं शरीक हुआ हूँ। 2 का मैं दुल्हन का वकील बना, और 4 आर्टिस्ट, अभी 5वीं है। मैंने उनको कहा, सबको शादी से पहले उम्रे का कहा, सबने उम्रा की, ठीक है? उसकी कोई ख़ास वजह थी? तो एक बच्ची, अभी वो उन्होंने उम्रा किया, तो वो कहने, मैं ऐसे बातें कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि अब मुझे भी शादी से पहले उम्रा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भी उम्रा करके आ गई हैं, अब शायद उनकी भी शादी हो जाएगी। तो जिनको ये बात समझ में आती है ना कि ये चीज़ अब हमारे लिए ठीक नहीं, या हमें समझ आई है कि यार ये नहीं करना चाहिए, दीन इजाज़त नहीं देता, या हमें इस तरह की कोई, तो उनको छोड़ देना चाहिए, उनको फिर इसको लेके नहीं चलना चाहिए, ठीक है? अच्छा रोल लेने के लिए, लीड रोल लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यहाँ पे? देखें, आप जिस सवाल पे लेके आए हैं ना मुझे घुमा के, उसके लिए मैं आपसे एक बात करूं, आप शायद इस बात से इत्तेफाक ना करें।
ये शायद कहीं होगा, लेकिन मेरे तजर्बे में मेरी इस जितनी भी ये टेलीविज़न की जो है 38-39 साल की ये जो मेरी सर्विस है, इसमें मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो कि लीड रोल लेने के लिए या कुछ करने के लिए ऐसा हो। अब इसी बात पे रहिएगा, याद रखिएगा, मैं यहीं से जोड़ूँगा। एक आर्टिस्ट हमारी कोऑर्डिनेटर थी एक टीवी इदारे में, तो मैं कराची गया तो पता लगा वो लीड पे काम कर रही। डायरेक्टर थे आबिद अली साहब। मैंने उनसे पूछा, मैंने, आबिद भाई ये आपने, कहते तुम सोच सकते हो गिलानी कि मेरे तो कैरेक्टर में बैठता ही नहीं, ये चैनल की तरफ से आया है, ये मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, ये चैनल की तरफ से आया नाम। तो प्रोड्यूसर ने कहा जी इनको काम करवाना है। चलो जी, काम शुरू हो गया, कर रहे हैं, नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है। अब लीड की परफॉर्मेंस और होती है। अब मेरे साथ सीन था, बाप बेटी के कैरेक्टर में थे। मैं आबिद भाई को देखूं, आबिद भाई यूं कर दें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो ऐसी बातें चलती रही। लो जी, हमने शूट कर लिया, हमने बहुत सारा सीन कर लिए, सोप था। फोन आया कि यार वो रीशूट कर रहे हैं। ओह माय गॉड। उससे पहले वो 3 चैनल पे बैठ के अपने उस ड्रामे और उस कैरेक्टर के बारे में 3 चैनल के मॉर्निंग शो में बता चुकी। सब कह चुकी। ठीक। वो आ रही है ना भाई, वो मेन लीड पे आ रही थी। अचानक मुझे आता है कि जी वो रीशूट हो रहा है, तो गिलानी आ जा रहा है, ये डेट्स। हुआ क्या यार, उस लड़की को चेंज कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? अब मैं कराची पहुंचा तो प्रोड्यूसर बता रहा है कि गिलानी भाई, वो जिसने हमें कहा था ना कि जी ये चैनल की तरफ से नाम आया है तो ये आपने करना है, वो भी उस चैनल में था, तो ये आपने करना है, वो करना है। चैनल ने उसको भी निकाल दिया, वो कह रहे हैं कि इस कैरेक्टर को भी निकालो। ओके ओके ओके। ठीक है, तो वो भी, अब हम रीशूट कर रहे हैं। वो रीशूट हुआ, वो ड्रामा चला। अब मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अपनी फिल्म इंडस्ट्री के सब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, उन सब से माजरत के साथ पहले माफ़ी, बाद में बात कर रहा हूँ। वही माहौल जब टीवी में आया है ना, तो तब ये मामला हुआ है। जब फिल्म टीवी के अंदर घुसी तो तब ये मामला हुए। वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर था, यहाँ मार्केटिंग वाले आ गए, यहाँ चैनल वाले आ गए। कैरेक्टर, एक राइटर ने कैरेक्टर बनाया, डायरेक्टर ने किया, प्रोड्यूसर ने कहा नहीं जी ये एन जाएगा, बीच में मॉडल आ गया। आर्टिस्ट घर बैठ के फिल्म मॉडल को लेना है, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत है, उसकी मार्केट। ड्रामा कहाँ गया? ड्रामा मरता गया, हमारा ड्रामा दफन होता गया। और वो फिर वो आ गया ग्लैमर, 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 ग्लैमर एक जिन बन के निकल गया। हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारी वो कहानियां बनने लग गई जिनकी जड़ें हमारी जमीन में नहीं है, पड़ोसी मुल्क में। एक लड़की, 2 लड़के, 2 लड़कियां, 1 लड़का। इशू क्या है? या शादी नहीं हो रही, एंड पे उनकी शादी हो गई। ठीक है, ये हम 15 साल से कहानी खेल रहे हैं। और हर चैनल की कहानी है कि उनको वो कहते हैं कि जी हमें रेटिंग मिलती है, हम वही कर। और मैं ऐसे एक्टर को जानता हूं जो गुज़श्ता 5 साल से ऐसे ही रोल कर रहा है। तो सर ऐसी सिचुएशन में, अच्छा, फिर एक और बात बड़ी अहम करने लगा, मैंने कभी कही नहीं की, अब कर रहा हूं। जो टीवी है ना, वो पाकिस्तान टेलीविजन है या कोई प्राइवेट चैनल है, टीवी में हर अदाकार की एक इज्जत, एक मकाम है। ये लीडिंग आर्टिस्ट है, ये मेजर स्पोर्टिंग आर्टिस्ट है, ये स्पोर्टिंग आर्टिस्ट है। स्पोर्टिंग और मेजर स्पोर्टिंग के बगैर लीड जीरो है। हीरो हीरोइन की कहानी नहीं है, कहानी है इसमें कवी खान, आबिद अली, इसमें फिरदौस जमाल, शुजात हाशमी, तलत हुसैन, शकील साहब, ये सारे बड़े बड़े नाम। क्या है यार, ये कहानी को लेके चलेंगे पिलर, बीच में एक लव स्टोरी चलेगी, तो उसमें मसाइल जो है, असल है कि इशू माशरे के अंदर क्या कहानी चल रही है, कैरेक्टर वो लेके चलेंगे।
उन सबको कर दिया स्पोर्टिंग में लेके आ गए। अब लीडिंग कैरेक्टर कौन हो गए कि जी हीरो हीरोइन की कहानी बनेगी, बाकी ऐसे चले। ये जो मसला था ये सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मसला है। हीरो हीरोइन या उसमें बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त होता है तो विलन नेगेटिव कैरेक्टर, बाकी सबका ये है ओए किथे हो, ले आओ उन्होंने उसको बुला ले यार, ओ फलां हीरो ने डेट दे दी है, कहाँ ओ छड्डो उन्होंने, ले आओ उन्होंने, करो करा उन्होंने करना है। ये माहौल जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का था कि हीरो हीरोइन की हर बात माननी है, जो रेट वो देंगे वो बात माननी है, जिस टाइम वो आएंगे बिस्मिल्लाह करके हमने आंखें बिछा देनी है, जिस तरह का वो लिबास चाहेंगी पहनेंगे, जिस तरह का काम करना चाहेंगी। ये फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ी फिल्म बन रही है। सर कथा कलामी के लिए माजरत, आप इतने फ्लो में हैं कि आपके थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने का जी नहीं चाह रहा। हीरो हीरोइन कौन होंगे ये कौन तय करेगा और पैमाना क्या है? पैमाना वही है जो डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आएगा, क्योंकि हीरो हीरोइन जो बड़े डायरेक्टर हैं ना, बड़े डायरेक्टर वो अपनी हीरो हीरोइन के लिए अपनी कास्ट रखते थे। अब इस तरह रीमा नहीं आ गई, इस तरह बाबर अली नहीं आया, इस तरह सऊद नहीं आया, इनको लाया गया कास्ट करके, डायरेक्टर ने कास्ट किया, ठीक है। फिर बीच में और बहुत सारी चीज़ें आती गई, अब स्टोरियाँ तब्दील होती गई। बात यह है कि हीरो में, अब मेरी बात को समझिएगा, हीरो और हीरोइन बस इनकी वैल्यू है, बाकी फिल्म में जितने भी लोग कास्ट में हैं वो स्पोर्टिंग है, मिले ना मिले उसको पकड़ लो उसको पकड़ लो। अब मैं नदीम साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, सेहत दे, अब मैं नदीम बेग साहब का एक जुमला आपको बता रहा हूँ। हम ड्रामा कर रहे थे, बैठे हुए बातें, रिफ्रेशमेंट का टाइम था, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, मैंने कहा जज होता है, एक एसपी डीएसपी आईजी होता है, एक जज होता है सीनियर, और हीरो के सामने बैठा होता है तो जज को बेचारे को होश ही नहीं आ रही होती किस तरह का। कहते यही अफसोस है कि हमने कैरेक्टर पे तवज्जो नहीं दी। हम उसको कहते हैं टॉकी सीन कर लेगा और फाड़ के बुला कि ए 2 लाइना बोल लेगा, उसको बिठा दे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पीटीवी के एक्टर को या थिएटर के एक्टर को वकील का रोल, पुलिस ऑफिसर का रोल या किसी जज के रोल में, फिर टीवी और थिएटर के रोल, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आए, वरना वो कहते थे कि ऐसे ही हो जाता था। अब जिस तरह का लिबास हीरो ने पहना हुआ है, जितना महंगा पहना हुआ है, और अब वो गरीब आदमी है, तो जो जज सामने बैठा हुआ है एक बहुत बड़ा नामवर जज है, और या पुलिस ऑफिसर है, तो उसकी वर्दी भी सही तरह से प्रेस नहीं हो, कुछ मतलब हमारे सीनियर आर्टिस्ट हमें बताते हैं कि अगर हम शुरू से ही अपने कैरेक्टर बनाएं, अपने उन पे तवज्जो दें, तो क्या कुछ हो सकता है। तो वो माहौल चल के आया है हमारी टीवी इंडस्ट्री में। जब ये माहौल आया तो हीरो हीरोइन रह गए, बाकी सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर पे चले गए। सर जी मुझे ये बताइए कि ये घुसपैठिए कहाँ से आए? मैं इनको घुसपैठिया कह रहा हूँ। ये आपकी सफ़ों में कहाँ से आए और कौन ले आया? कौन ले आया नहीं मैं समझ सकता, लेकिन ये एक जगह डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से आते हैं कि फिल्म में फलां 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 डाल दें, फिल्म फलां फलां जगह बिक जाएगी। रेटिंग, हाँ, टीआरपी। ये वो कह रहा है कि मैं फिल्म उठाऊंगा फलां फलां शहर में, ये डिमांड है, ये डालो। ये ड्रामे यही को चीज़ मुतासिर कर रही है। हाँ, ये टीवी की बात, उसकी फिल्म की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसने कहा वहाँ शहर के लिए कि उसको डाल, राई और अंजुमन के साथ फलां को डालो और ये डाल दो, ये 2 गाने, ये इस तरह के गाने, इस तरह की चीज़ें, ये सब डाल लें, हो गई जी। फिर आ गया मार्केटिंग वाले की। मार्केटिंग वालों की डिमांड है कि जब प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई चले कि यार मार्केटिंग वाले कह रहे हैं कि उसको डाल दें, उसको डाल दें। फिर हमें तो नहीं पता, फिर कहीं से आया कि ये चैनल की डिमांड है। अब कहीं हमारे जो प्रोडक्शन हाउस हैं वो भी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, यार ये चैनल की डिमांड, चैनल वाले ये कह रहे हैं, यार वो मार्केटिंग इसकी ये है। तो कई दफ़ा हुआ। बहाज अली इस वक्त माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, अच्छा हीरो है, बाअदब है। मैं एक ड्रामा कर रहा था एक चैनल का, हमने शूट की, तो एक बड़ा मॉडल सा, बड़ा प्यारा सा आर्टिस्ट है, उसमें काम कर रहा, वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी उससे। तो मुझे डायरेक्टर बार बार पूछता है कि गिलानी साहब ये ठीक कर रहा है। मैंने कहा डायरेक्टर आप हैं, कास्ट जो प्रोडक्शन वालों ने किया है,
मेरा काम है, मैं जितना कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ कि हमारा सीन अच्छा हो जाए। चलें जी। नहीं, वो बाद में पता लगा कि जी वो रीशूट हो गया। क्या जी, लाहौर से वहाँ जा रहा है। वहाँ जाया, बैठा, उसको मैंने बताया, मेरा पहला तारुफ था। मैंने कहा कि वो रीशूट इस वजह से हुआ है। अब तुम आए हो तो तुमने किस किस चीज़ पे तवज्जो देनी है, अपनी परफॉर्मेंस पे, अपने डायलॉग पे, अपनी अदायगी पे, इन सारी चीज़ों को समझो। उसने बाहर बैठ के पूरे स्क्रिप्ट को, सीन को देखा, और जब उसने पहला सीन किया, मैंने उसकी बहुत हौसला अफजाई की, और उसके बाद उसने दूसरा सीन, तीसरा सीन, आज वहाज अली आपके सामने है। ठीक इसी तरह समी खान है। ठीक सारे आर्टिस्टों ने, जिसने मेहनत की है, अल्लाह ने उनको एक इज्जत भी दी, नाम भी दी। वेरी क्विकली, शोबिज में आने के लिए, ड्रामा करने के लिए फिल्म, क्वालिफिकेशन की क्या होनी चाहिए? सर, अगर दिल पे हाथ रख के वेरी क्विकली आपने मुझे बताना है क्या क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होती है। होनी चाहिए। हमारे यहाँ होती है। नहीं, हमारे यहाँ देखें, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, कथा कलामी के लिए माजरत। देखिए, आपसे गुफ्तगू करके पता चल रहा है वो ऑब्वियसली लिटरेरी आदमी है, गुफ्तगू कर रहे हैं तो बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं, आवाज़ खूबसूरत है, डिक्शन, ओवरऑल कैरेक्टर, मतलब एक मुजस्सम एक तस्वीर है। सर ये तो चिराग हथेली पे लेके निकलो, ढूंढे नहीं मिलता है ऐसा बंदा। तो हमारे यहाँ जैसे हो रहा है, ये बैक्टीरियाज की तरह मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं, ड्रामा आते चले जा रहे हैं, भरमार है, ये कितों आ रहे हैं सर? सर बात वही आ रही है ना कि हमारे यहाँ से पहले उर्दू रुखसत हुई, हमारे जो रेडियो पाकिस्तान ने, क्योंकि जिस जिस आर्टिस्ट ने, अब मैं बड़े नाम गिनता जाऊँ, फिरदौस जमाल हैं, शुजात हाशमी हैं, आबिद अली साहब हैं, मोहम्मद कबीर ख़ान हैं, उसमें ख़याम सरहदी हैं, शकील साहब हैं, तलत हुसैन हैं, अफजाल हैं, जितने नाम हैं सब, मोहम्मद अली साहब, अदाकार मोहम्मद, सबका ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान यहाँ से, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, ठीक है। रेडियो एक ऐसा इदारा है जहाँ से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी है हम अदबी माहौल में बैठे हैं, ठीक। हम एक फैमिली इन्वायरमेंट में बैठे हैं, हमने वहाँ से अदब सीखा, लहजा सीखा, बड़े छोटे की तमीज़ सीखी, हमने सब कुछ सीखा। फिर ये सब चीज़ें आपको आगे काम आती हैं। अब ये है कि ये आज का बच्चा कहता है रेडियो में क्या रखा है, रेडियो कौन करे। फिर मसला वही आता है कि आप जितने मेज़बान देख लें, अस्सलाम वालेकुम यहाँ से शुरू करते हैं, अस्सलाम वालेकुम तो लफ्ज़ ही नहीं, सायकुम से प्रोग्राम शुरू होता है और चलते जाते हैं। और फिर उर्दू के बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं तलत साहब का भी एक देख रहा था पुराना क्लिप, वो ये था कि हम जब कहते हैं ना कि आप क्या बोल रहे थे, ये उर्दू में गलत है, आप क्या कह रहे थे, बोलेगा परिंदा। दूसरी बात जो अब मैं कह रहा हूँ आपसे वो ये है कि हम ये कहते हैं कि ये ज़रा मामा को खाना डाल दो, ये पापा को खाना डाल दो। खाना जानवर और परिंदों को डाला जाता है, ट्रू, उनके लिए खाना निकाला नहीं जाता। उनके लिए ये होता है कि भाई आप इनको खाना निकाल दो। आप क्या लेंगे, आपने किसी को कहा है मेहमान को आप क्या खाएंगे, आप क्या लेंगे, ठंडा लेंगे, ये छोटी छोटी सी बातें अगर लेके आ जाए, ज़ोहराना निकल गया, असराना निकल गया, अशाया निकल गया, ये लफ्ज़ अब खबरों तक रह गए हैं। तो अब ज़रा बात आ जाए हुमैरा असगर के बारे में। जी, मेरे ज़हन में मैं कनेक्ट वहीं से करना चाह रहा था। देखिए ये जो कुछ हो रहा है, ये तो तमहीद बांधी है हमने ताकि हुमैरा असगर पे आ जाएं। सर, हुमैरा असगर का इंतकाल होता है, बीच में रमज़ान आता है, छोटी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, मतलब इतना लंबा टाइम आता है बीच में। फैमिली को तो वो छोड़ गई, फैमिली ने उसको खुदा हाफिज़ कह दिया। आपको पता है क्योंकि जी, कराची इंडस्ट्री से ठीक है ना। आपका ताल्लुक बड़ा गहरा है। अब कराची में जो एक सर्कल बनता है ना आपका, आपके दोस्तों का, आप अपनी मर्जी के दोस्त चुनते हैं। आपको कोई ये नहीं कहता उन दोस्तों में उठो बैठो, नहीं, आप अपने में हम मिजाज अपने मर्जी के दोस्तों को चुनते हैं, उनमें उठना बैठना शुरू करते हैं, फिर उनसे आगे दोस्तियां बढ़ती हैं, बैठते हैं, अब मसरूफ़ हो जाते हैं, अब बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हैं, पॉडकास्ट प्रोग्राम भी करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आपका एक नाम बन जाता है, पैसा होता है। लेकिन आपका क्या कोई एक भी ऐसा अच्छा दोस्त नहीं है जो आपके राब्ते में रहता हो,
मतलब वही ना, किसी से अगर आपका ताल्लुक नहीं है, आपका मतलब नहीं, तो दोस्ती खत्म, आपसे कोई राब्ता नहीं करेगा। ये बड़ा जुल्म है। और दूसरी बात, मैंने लिखा भी था अपने फेसबुक पे, अपनी हर जगह, कि देखिए मीडिया ने आवाज़ उठाई हमदर्दी में, उसकी फैमिली गई, बात हुई, उसकी आबाई कब्रिस्तान में उसकी तदफीन हो गई, बात ख़त्म हो गई। अब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब इस चीज़ को ज़्यादा उठाया जा रहा है। अब मैं ये जो जुमला कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हमारा सोशल मीडिया हो, हमारा कोई मीडिया हो, हमारा जितना भी है, आर्टिस्ट एक बार मरता है, ये उसको बार बार मारते हैं, बार बार जिंदा करते हैं, बार बार मारते हैं, जब तक वो पूरा बिक ना जाए। कंदील बलोच का वाक़या हुआ, आपको नाम याद होगा, कंदील बलोच, ठीक है। उसके ऊपर एक कहानी भी बन रही थी, नाम भी बना, बहुत कुछ हुआ। तो मैंने उस पे यही लिखा कि यार, अब आप उसकी किरदार को उछालेंगे ना, किसी को जो एक दुनिया में चला गया, आप सबके लिए जो दुनिया से चला गया, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, क्योंकि हर शख्स गुनाहगार लेकिन होता शायद है। जिस कसम पुरसी में वो चली गई, हमें आइडेंटिफाई तो करना है कि इसके पीछे शोबिज़ इंडस्ट्री है, इसके पीछे समाजी रवैया है। कौन है, ताकि तयन हो और आने वाले लोगों को बताया जा सके कि भई ये करना है, ये ठीक है, ये दुरुस्त है, ये नहीं है। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनका अज़ाला भी तो करना है ना। इंसान खुद, जो शख्स, अगर मैं इस शोबिज़ में हूँ, मेरे दोस्त, मेरा जो सर्कल है, अगर वो मेरे साथ सिर्फ ड्रामे की हद तक है, हमारे तो 6-6 महीने आपस में सलाम दुआ ही नहीं होती, लेकिन जिनसे मेरा ताल्लुक है, वो सलाम दुआ होती रहती है। ड्रामा प्रोडक्शन, इनसे कभी भी इस तरह सलाम दुआ महीनों नहीं होती। मैंने शबीर जान साहब का ज़िक्र करूँगा कि मैंने शबीर भाई से ऐसे बात करते-करते कह दिया कि शबीर भाई यार, ये तो हमारे अपने। कहती कौन? किसको कह रहे हो गिलानी भाई? जिसको आप अपना कह रहे हो, यही तो अपने नहीं है। कि अगर हमारा मतलब एक किसी भी हवाले से कोई ताल्लुक़ है, हम एक दूसरे की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ है, मतलब है, कोई काम है, तो हम एक दूसरे से राब्ता करेंगे, आदर करेंगे। वो प्रोड्यूसर हो, वो आर्टिस्ट हो, कोई ना कोई राब्ते में रहेगा। जी। एक बंदा है जो अपनी एक अलग सी ज़िंदगी में बैठा है, या वो मुंतज़िर है कि यार कोई मुझसे राब्ता करेगा या कोई इस ताल्लुक़, उसे नहीं ऐसा सोचना चाहिए। हमेशा दोस्त बनाते वक़्त ये आपको ख़्याल रखना चाहिए, वो दोस्त बनाएँ जिसका शोबिज़ से ताल्लुक़ ना हो। अच्छा। वो दोस्त बनाएँ जिसका शोबिज़ से ताल्लुक़ ना हो, आपका अपना दोस्त हो। शोबिज़ का वो दोस्त जो आपसे, आपकी ज़ाती हैसियत से आपका दोस्त है, आपके हाल अहवाल, आपके दुख-सुख, आपकी फ़ैमिली, आपके बच्चे, इनके बारे में जानता हो, आप उनके बारे में जानते हो, सलाम दुआ कर लेते हो, ये है। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि कोई प्रोडक्शन इदारा, कोई, हाँ, अगर मैं किसी तकलीफ़ में हूँ और मैं इदारे के लिए काम कर रहा हूँ और मैं तकलीफ़ में आ गया हूँ, तो इदारा मेरी बात जी, पूछेगा, लिखेगा, ये जी। करेगा। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, सच-सच, ये है, शोबिज़ में डबल फेस्ड लोग हैं? डबल फेस छोटा लफ्ज़ है। डबल फेस छोटा लफ्ज़ है। ये मैं इसलिए चबा के कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे-ऐसे फेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा शोबिज़ जो है ना, इतना प्यारा, इतना अच्छा, दिल के साफ, सब लोग उस तरह मिल बैठते थे। कहाँ हमें, जो हम कहते हैं ना कि हम जो है ना अब बहुत तरक्की कर गए हैं, वो तरक्की हमें किसी और तरफ ले गई। पाकिस्तान टेलीविज़न का मैं जहाँ ज़िक्र करूँगा, जहाँ ये बैठते थे, यहाँ रिहर्सल्स होती थी आपस में। फिर उस रिहर्सल के बाद सब आर्टिस्टों का एक दूसरे से सलाम दुआ ताल्लुक़, एक दूसरे, अब भी कराची में ऐसा है कि चंद आर्टिस्ट ऐसे हैं जो फैमिली फ्रेंड हैं। वो एक दूसरे के घर आते जाते, उनका आपस में एक ताल्लुक़ है। अगर आप कहें ना कि कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, तो उनसे आपका आपस में ताल्लुक़ नहीं होगा। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर आप लाहौर के हैं, अगर आप इस्लामाबाद के हैं, आप कराची में हैं,
लाहौर का बंदा लाहौर के बंदे से ताल्लुक़ नहीं रखेगा, इस्लामाबाद का बंदा इस्लामाबाद के बंदे से ताल्लुक़ नहीं रखेगा, उस तरह से उनका मेल जोल नहीं होगा, दोस्ताना नहीं होगा। क्यों कि सब के सब अपना ताल्लुक़, अपनी दोस्ती उनसे जोड़ के रखना चाहते हैं जहाँ काम है, एक दूसरे का पता नहीं करेंगे। और मैंने पिछले दिनों पढ़ा फैसल कुरैशी साहब का कि कोई भी अकेला नहीं, हम हैं ना, हम ये करते हाँ, उन्होंने 3-4 फनकारों के नाम लिए कि हम खड़े हुए हैं, हमसे हम मदद खड़े होंगे। हम मदद के लिए तैयार हैं। इनका एक अपना एक सर्कल है, हम्म, सबका अपने दोस्ती का एक सर्कल है। कब किसने किससे पूछा कि कोई कराची में कोई आर्टिस्ट रह रहा है, उनको पता होता है, सबको पता होता है, प्रोडक्शन हाउस के लोगों को, प्रोजेक्ट हेड जो होते हैं, लाइन प्रोड्यूसर होते हैं, सबको पता होता है कौन आर्टिस्ट आया हुआ है, कौन कहाँ रह रहा है और किस साल में है। हम्म, कभी किसी ने उससे पूछा कि आप कोई ड्रामा कर रहे हैं या आप कि कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम, कोई किसी से नहीं पूछता। वहाँ पूछने का मतलब, वहाँ से मुराद ये नहीं कि एक शहर कराची, जब मंडी लाहौर था, कहीं भी कोई ये समझता है कि अगर हमने पूछा तो कहीं हमें ही ना जिम्मेदारी उठानी पड़े। ओह, यहाँ आपका जिम्मेदारी ना हो, यहाँ आपका कोई गर्ज ना हो, कोई मतलब ना हो, तो आपका जिससे ताल्लुक़ है बस वही ताल्लुक़ जिंदाबाद। हवा ही ऐसी चली है, हर एक सोचता है, तमाम शहर जले एक मेरा घर ना जले। है ना, वो जो लोग अहले कमाल थे वो कहाँ गए, वो जो आप अपनी मिसाल थे वो कहाँ गए। मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने जिक्र किया आसिफ अली पोता साहब का कि आपके घर का जो लेंटर है, हाँ उसमें आसिफ अली पोता साहब ने कमेंट किया कि ठीक है यार, जी, ये हो जाएगा। मैंने जब मैंने प्लॉट लिया, वो आसिफ अली पोता साहब थे, मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत हाँ, फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात हाँ, बुलंद के। हाँ, मैं हाँ। आसिफ अली पोता साहब का आप जिक्र करना चाह रहा हूँ कि मैंने जौहर टाउन में प्लॉट लिया और मैं घर की बुनियादें डाली। मैं थोड़ा सा परेशान था कि अब लेंटर के लिए क्या किया जाए, 2 कमरे डाल के वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यार गिलानी साहब इस तरह से 2 ड्रामे कर रहे हैं, तो इसमें आप दोनों में कैरेक्टर कीजिए। कि मैंने कहा यार, नुकसान आपका या मेरा, फ़ायदा आपका या मेरा, मैंने लेंटर डलवाना है। और वो हो गया। उन्होंने कहा दोनों लेंटर मैं डलवाऊंगा, जितने में भी होगा आप घर शुरू कर। और मैं जहाँ बैठता हूँ ये जिक्र करता हूँ, मेरे घर की 2 छतें मरहूम आसिफ अली पोता साहब ने वो डलवाई। ऐसा कहाँ से लाएं कि तुझ सा कहें जिसे, अब नहीं है ना सर, ये पर्चे, ये वर्के हम देख रहे हैं, ये आप ही की इंडस्ट्री के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं सर। ये तो आके सोशल मीडिया पे वो कहते हैं, ये तो अ, बीच बाजार में शर्मिंदा हो भी रहे हैं, शर्मिंदा कर भी रहे हैं। क्या करें ना सर, क्या कीजिए, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है शाहजी जिसको आप चाहते हैं आपके बस में, आपके या इसको बंद होना चाहिए फौरी तौर पे। ये क्या कर रहा है, ये एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों को, काम कराते हैं, दीनी तौर पे भी ठीक नहीं है। मजदूर की उजरत उसके पसीना खुश्क होने से पहले मिल जानी चाहिए, नहीं मिल रही ना सर। हाँ, ये बात है। जो एक अच्छा है, मैंने उसका जिक्र कर दिया, सेवंथ स्काई का। और देखें, बंद किसको होना चाहिए? नहीं, मैं क्योंकि मैं इस हवाले से कोई जिक्र नहीं करना। जहाँ हमने कहा ना कि एक चीज़ ख़त्म तो वो ख़त्म। आप जब बंद करने पे आएंगे तो फिर आप सिर्फ पॉडकास्ट चलाएंगे। हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे, तो वो हम जुर्रत बोलेंगे। इजहार तो है ना सर। देखें, ये चलते रहना चाहिए और ऐसे ही चलते रहेंगे। ऐसे तो नहीं चलेंगे ना, ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा ये- पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा नहीं, पाकिस्तान। ये आपकी बात दुरुस्त है। ऐसे चलते रहने से मुराद मेरी ये थी, आप ज़रा उसको और एंगल में ले गए। ऐसे चलते रहने से मुराद ये है कि ये चैनल रहें, आबाद रहें, लेकिन इनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें हर सूरत अपने फ़नकारों का ख्याल रखना चाहिए। अब देखें ना, म्यूज़िक है या कोई टॉक शो है या कोई और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मेन चीज़ तो आपका जो है वो रेटिंग का सिलसिला, मेन चीज़ आपका वो तो एक ड्रामा इंडस्ट्री है ना, उस ड्रामा इंडस्ट्री को तो ज़िंदा रखना चाहिए। आर्टिस्ट ज़िंदा रहेगा। सबसे बड़ी बात है, जो हमारा लिखारी, हमारा ड्रामा राइटर है, प्ले राइटर, उस ड्रामा राइटर की कहानी अगर कहीं चली जाती तो 3 महीने के बाद वो पूछता है मेरी कहानी, तो ये कहा जाता है कि इस जैसी कहानी तो हम खुद बना रहे हैं। हम्म,
आप अपनी कहानी हम्म। ले लीजिए हाँ, हाँ, हाँ। या आपके एड्रेस पे हम वापस भेज रहे हैं। हम्म। 3 से 4 महीने हम्म। बाद हम्म। फिर मैंने एक ड्रामा किया। ये बात इफ्तिखार रफ़ी साहब आए हमारे पास, तो उन्होंने कुछ ऐसी उन्होंने कहा, मैंने शेयर किया, उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे ही रिस्पॉन्ड किया कि तो हम बना रहे हैं भाई। तो आप नाम वैसे किसी का अब आप मेंशन करना चाहेंगे कि भई ये लोग हैं, जिनसे ज़रा बच के? देखिए, मैंने अब आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए रेहान साहब, मैंने एक इदारे का नाम लिया कि जहाँ से आपको कोई परेशानी नहीं हो। बाकी सब परेशानियाँ हैं। अब मैं क्या कहूँ? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आबिद अली साहब का जो मेरे मोहसिन हैं, मैं थिएटर करता था, मेरे साथ थिएटर किया। फिर हमने थिएटर करने के बाद हमने 2-3 ड्रामे किए। फिर उन्होंने मुझे कहा, तुम कुएं के मेंढक हो मोहसिन, मुल्तान से निकलो, मंडी में आओ लाहौर। हुँ। तब मैंने हिजरत की, मैं लाहौर आया। मेरा पहला ऑडिशन आबिद अली साहब ने ड्रामा दूरियां, जो एसटीएन का पहला ड्रामा ऑन एयर गया, उस दूरियां में मेरा ऑडिशन करवाया। एफएच कुरैशी साहब ने मेरा ऑडिशन दिया। ठीक है सर। तो उसके लिए ऑडिशन के लिए एक जावेद साहब थे। रात को 1:30 बजे मुझे ढूंढा गया और मैं जहाँ रहता था वो मुझे ढूंढ कर रात को 1:30 बजे लाया गया। मैं वहाँ आया। फिर जब मैंने ड्रामा किया, ये मैं बताता हूँ कि इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन किस्मत आपको ढूंढ के लाती। तारिक मिराज साहब एक प्ले कर रहे थे, पहला दफ्तर, जो पाकिस्तान का बड़ा यादगार ड्रामा है। उसमें आयशा आपा खान भी थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो उनका मेरा राब्ता नहीं हो रहा था, तो उन्होंने, हमारे आर्टिस्ट हैं ख्वाजा सलीम साहब, उनको कहा कि यार मुझे गिलानी चाहिए। फिर मैं आया। अब वो कैरेक्टर था 22 साल का लड़का 80 साल तक जाना है। हुँ। उन्होंने कहा मैंने इससे कैरेक्टर करवाना है। हालांकि मैं नामवर आर्टिस्ट भी नहीं था कुछ, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस कैरेक्टर को करूं। एक बहन भाई की स्टोरी थी, नई बच्ची थी, वो आई हुई थी, मैं था, हमने कहानी की और उसमें गेस्ट आर्टिस्ट सारे थे। उसमें आयशा आपा मेरी खाला का रोल कर रही थी। तो उस वक्त भी मुझे ढूंढा गया। तो किस्मत है ना, वो इसी तरह है। एक फिल्म थी नंगे पांव, हुँ। तो उस कैरेक्टर के लिए, एक वडेरे के लिए, परवेज़ कलीम साहब ढूंढ रहे थे। किसी इंडस्ट्री वाले के बंदे को भेजा, वो पता पूछते 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 पहुंच गया। तो कहा कि जी, मैंने कहा यार मैं तो इंडस्ट्री में, मैंने तो फिल्म ही नहीं की कभी कुछ। मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ये करना है, इस तरीके से करना है। तो वो फिर ढूंढा गया। हुँ। तो ये ज़हन में आया कि मायूस नहीं होना, ठीक, ठीक। किस्मत आपके पीछे है, जो काम आपको फेयर करना है इनफ वो आपको। सर, फेयर इनफ। क्या प्रोडक्शन हाउसेस किसी ड्रामे, किसी फ़िल्म की नाकामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या इल्ज़ाम एक्टर पे डाल देते हैं? ये बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसा है, हो रहा है कि वो प्रोडक्शन हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, बल्कि वो कहे नहीं, एक्टर सही नहीं, नहीं, फनकार ठीक नहीं। तो सही तो वो नहीं है ना जिन्होंने उसको कास्ट किया। सही तो वो नहीं है जिन्होंने, क्योंकि डायरेक्टर सेट पे बता देता है कि ये ठीक नहीं कर रहा। ये वो फिर जाता है प्रोडक्शन हाउस में, उसको एडिटिंग रूम में बैठ के सब देखते हैं, तो पता लग जाता है, वो रीशूट हो जाता है। और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ ज़ाती ताल्लुकात ना रखने वाले फनकार ऑब्सोलीट हो जाते हैं, निकाले जाते हैं, प्रमोट नहीं होते। नहीं, ऐसा मैंने कम देखा यार। देखो, ये कुछ लोग अपने हिसाब से कहते हैं। आप, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो, मतलब मैं तो लाहौर में बैठा हूँ ना, वो बुलाते हैं, इज्जत भी देते हैं, काम भी करवाते हैं। कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, वो ज़ाती ताल्लुक जो है ना, बाज़ औक़ात सिर्फ वहीं तक रह जाता है जहाँ कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर हो। जहाँ आपको दबंग कैरेक्टर करवाने हैं ना, जो कहानी को लेके चलते हैं, तो वो फिर वहाँ पे आर्टिस्टों का चुनाव होता है। वो प्रोडक्शन हाउस कोई भी हो, ड्रामे को देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं, उनमें जो परफॉर्मेंस करने वाली लड़कियां हैं, उनको वो रखते हैं उन कैरेक्टर्स में। कुछ होती हैं जिनमें ग्लैमर चाहिए होता है, तो वो ग्लैमर के लिए ग्लैमर आर्टिस्ट आ जाती हैं, सबसे मॉडल महंगा आ जाती हैं। सबसे महंगा अदाकार कौन सा है इस वक्त कंटेम्प्रेरी असरे हाजिर का? सबसे महंगा अदाकार जो बहुत भारी भरकम मुआवजा लेता है? एक है और उसको ही लेना चाहिए, फवाद खान। अच्छा। उसी को लेना चाहिए और इससे भी दुगना लेना चाहिए।
एक ही तो हीरो है, एक हीरो है, हीरो जिसको आप कहेंगे ये हीरो है। फिल्म इंडस्ट्री के पास एक हीरो था, शान। टेलीविजन के पास या फिल्म के लिए जो है फवाद खान। एक होता है और किसी की शख्सियत का, वो नुमान इजाज है। एक होते हैं वर्सटाइल एक्टर, परफॉर्मेंस में मत मार देने वाला, वो है महमूद असलम। इनका कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं।